हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ। आइए मिलकर इस वीडियो में समझते हैं ईरान रिवॉल्यूशन क्या है, वहां के शाह को उनके पद से कैसे हटाया गया, और साथ में समझेंगे एक मॉडर्न स्टेट से कैसे एक धार्मिक राज्य बना। एक समय में ईरान पश्चिमी सभ्यता का सबसे करीबी देश माना जाता था, जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा विरोधी देश है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें आरबीएल एकेडमी को। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लगभग सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी कोई सल्तनत बस कुछ ही महीनों में ढह जाए? 1979 में ऐसा ही कुछ हुआ। दुनिया ने बिल्कुल हैरानी से देखा जब ईरान की इस्लामिक क्रांति ने न सिर्फ वहां की एक सबसे पुरानी हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया, बल्कि पूरी दुनिया में ताकत का संतुलन ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी की पर्दे खोलते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दो अलग अलग दुनिया हैं, है ना? एक तरफ है शाह का ईरान, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति में रंगा हुआ अमेरिका का खास दोस्त, और फिर दूसरी तरफ है इस्लामिक गणराज्य। यहाँ धार्मिक कानून और परंपराओं का राज है। सवाल यह है कि आखिर एक देश इतनी तेजी से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब उस आधुनिक दिखने वाले समाज की सतह के नीचे कहीं छिपा हुआ था। देखिए, ये जो इतना बड़ा बदलाव था ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के आधुनिक ईरान की चमक दमक के ठीक नीचे एक गहरा गुस्सा, एक असंतोष धीरे धीरे उबल रहा था। उनकी हुकूमत की बुनियाद में असल में 4 बड़ी दरारें आ चुकी थी, और जब ये सब एक साथ मिली तो बस एक भूचाल आ गया। तो ये 4 वजहें क्या थीं? सबसे पहली, जो तेजी से पश्चिमीकरण हो रहा था, उसके खिलाफ एक गुस्सा था। लोगों को लगने लगा था कि उनका अपना कल्चर, उनकी पहचान खत्म हो रही है। दूसरा, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा थी। मतलब एक छोटा सा तबका तेल की दौलत में ऐश कर रहा था, जबकि करोड़ों लोग गरीबी से जूझ रहे थे। तीसरी वजह थी राजनीतिक दमन। विरोध की कोई भी आवाज उठती तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। और चौथा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। बस इन्हीं 4 चीजों ने मिलकर एक तूफान खड़ा कर दिया। और विडंबना देखिए कि इनमें से कुछ परेशानियां शाह के अपनी कोशिशों से ही पैदा हुई थीं। उनकी देश को आधुनिक बनाने की कोशिश, जिसे सफेद क्रांति का नाम दिया गया था। देखने में कागज पर ये सुधार बहुत अच्छे लगते थे। महिलाओं को वोट का अधिकार, जमीन में सुधार। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, खासकर जो ताकतवर धर्मगुरु थे, उनके लिए ये सब इस्लामी मूल्यों और उनके पारंपरिक तरीकों पर एक सीधा हमला था। ये असल में ईरान के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ तो शाह आधुनिकीकरण की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी हुकूमत अपनी फिजूल खर्ची के लिए बदनाम थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, 1971 में उन्होंने पारसी साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह मनाने के लिए एक ऐसी शानदार पार्टी दी जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए। अब सोचिए, जो आम ईरानी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके लिए ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे जले पर नमक छिड़कने जैसा था। तो अगर फिजूल खर्ची से लोगों में गुस्सा था, तो एक और चीज थी जो उन्हें काबू में रखती थी, और वो था डर। और इस डर का चेहरा थी सावाक, शाह की बेरहम खुफिया पुलिस। इनके एजेंट हर जगह थे, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ देखते हुए। अत्याचार करना, लोगों को गायब कर देना, ये उनका काम करने का तरीका था। संदेश बिल्कुल साफ था, शाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन सावाक का खौफ भी हर आवाज को दबा नहीं पाया। इस बढ़ते हुए गुस्से के बीच एक आवाज गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज जो ईरान के अंदर से नहीं बल्कि देश के बाहर से आ रही थी। ये आवाज उस शख्स की थी जो आगे चलकर शाह के पतन का पूरा खाका तैयार करने वाला था। और वो शख्स थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, एक बहुत ही करिश्माई धार्मिक नेता और शाह के सबसे बड़े आलोचकों में से एक। 1964 में शाह ने उन्हें देश से निकलवा दिया। उन्हें लगा कि खुमैनी को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देश से बाहर होने ने उनकी आवाज को कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा बुलंद कर दी। तो खुमैनी ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। वो देश के बाहर से अपने जोशीले भाषणों को साधारण ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड करते थे। फिर इन टेप्स को चुपके से ईरान में लाया जाता।
और ये कैसेट आप समझ लीजिए उस दौर का वायरल सोशल नेटवर्क बन गए। लोग इनकी कॉपी बनाते, एक दूसरे को बांटते, और देखते ही देखते खोमैनी का क्रांतिकारी संदेश देश के कोने कोने तक पहुंच गया। सरकार की सारी सेंसरशिप धरी की धरी रह गई। खोमेनी के इन संदेशों ने आग में घी का काम किया। 1978 आते आते पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शनों की जैसे बाढ़ आ गई, और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ ही हफ्तों के अंदर सदियों पुरानी राजशाही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और अंत बहुत तेजी से आया। जनवरी 1979, जब प्रदर्शन काबू से बाहर हो गए, शाह हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गए। फिर 1 फरवरी को अयातुल्ला खुमैनी की शानदार वापसी हुई। उनके स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी, वो शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ में से एक थी। और इसके ठीक 10 दिन बाद शाह की हुकूमत का आखिरी निशान भी मिट गया। राजशाही खत्म हो चुकी थी, क्रांति जीत चुकी थी। तो क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन अब शुरू हुआ असली काम, पुराने सिस्टम की राख पर एक नया देश खड़ा करने का। राजशाही तो खत्म हो गई थी, अब एक नए ईरान का जन्म हो रहा था। ये नया देश बनाने की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में हुई। पहला चरण अप्रैल 1979 में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लोगों ने एक नए सिस्टम के लिए जबरदस्त समर्थन दिया। दूसरा चरण देश को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य ईरान घोषित किया गया। और तीसरा चरण एक नया संविधान लिखा गया, जिससे इस नई और बिल्कुल अलग तरह की सरकार का ढांचा तय हुआ। इस नए संविधान के दिल में, उसके केंद्र में एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार था, विलायत फ़क़ीह। आसान भाषा में इसका मतलब ये था कि देश की सबसे बड़ी ताकत यानी अंतिम अधिकार किसी चुने हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा, बल्कि वो होगा सबसे बड़े धार्मिक गुरु यानी सुप्रीम लीडर के हाथ में। धर्म और राजनीति सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर एक हो गए। इस नए गणराज्य ने शुरू से ही ये साफ कर दिया कि वो पश्चिमी विरोधी है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो घटना बनी जिसने अमेरिका के साथ ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। ये था 1979 का बंधक संकट। हुआ ये कि क्रांतिकारी छात्रों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया, और उन्हें कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए नहीं, पूरे 444 थका देने वाले दिनों तक बंधक बनाए रखा गया। इस एक घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों को आने वाले कई दशकों के लिए तबाह कर दिया, और दुनिया में ईरान की छवि एक पश्चिम के दुश्मन के तौर पर पक्की हो गई। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इस क्रांति ने ईरान के आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बहुत गहराई से बदला। एक नया सामाजिक ताना बाना बुन रहा था, और ये बदलाव बहुत तेजी से आए और बहुत बड़े पैमाने पर आए। मकसद एक ही था, समाज से पश्चिमी प्रभाव को जड़ से मिटाना और जिंदगी के हर पहलू को इस्लामी रंग में रंगना। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया। पश्चिमी संगीत और शराब पर पूरी तरह पाबंदी लग गई। जो धर्मनिरपेक्ष कानून थे, उनकी जगह शरिया आधारित इस्लामी कानून ले आए गए। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, ताकि शिक्षा व्यवस्था को भी राज्य की नई विचारधारा के हिसाब से बदला जा सके। लेकिन इस क्रांति का असर सिर्फ ईरान की सरहदों के अंदर ही नहीं रहा। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, और इसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को ही हिलाकर रख दिया। दुनिया के लिए इसका सबसे पहला और सबसे दर्दनाक नतीजा था तेल संकट। देखिए, ईरान उस वक्त तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक था। जब क्रांति की वजह से वहां उत्पादन अचानक रुक गया, तो दुनिया भर के बाजारों में घबराहट फैल गई। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। गैस स्टेशंस पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं, और पूरी दुनिया में एक गंभीर आर्थिक मंदी आ गई। सीधे शब्दों में कहें तो तेहरान में जो क्रांति हुई, उसकी गर्मी दुनिया भर के पेट्रोल पंपों पर महसूस की जा रही थी। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? ईरानी क्रांति सिर्फ एक राजा के गिरने की कहानी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गुस्से का एक मिला जुला तूफान था। इसने ये साबित कर दिया कि कैसे एक देश से निकाला हुआ नेता सिर्फ ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किए गए शब्दों के दम पर एक महाशक्ति समर्थित हुकूमत को भी गिरा सकता है। इसकी विरासत ने मध्य पूर्व और वैश्विक संबंधों को इस तरह से आकार दिया है जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। और ये हमें इस एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी क्रांति का असर आखिर कब खत्म होता है? शायद कभी नहीं,
कम से कम ईरान के मामले में इसके लहरें आज भी उठ रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ईरान रेवोल्यूशन के बारे में इन डिटेल जानकारी मिली होगी। आप सभी के लिए ईरान पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सभी जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए मिलती रहेंगी।